हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें लेक पोइट भी कहा जाता है, इनकी एक छोटी सी और प्यारी सी कविता है जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। ये कविता फ्रेंड, जैसा इसका नाम है ना, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, और रीपर यानी होता है फसल काटने वाला। रीप यानी होता है फसल काटना, और रीपर जो फसल काटता है। सॉलिटरी मतलब होता है एकाकी, अकेला, तो एकाकी फसल काटने वाली। स्कॉटलैंड के जो पहाड़ है, हाईलैंड कहा जाता है जिन्हें, वहां पर जो है स्पीकर, जो बोलने वाला है, स्पीकर जा रहा होता है, और तभी उसके कानों में एक मधुर सी आवाज आती है, और वो देखता है कि एक अकेली सी एक लड़की है जो गाना गाती जा रही है और फसल काटती जा रही है अपने हंसिए से। तो दूर से उसे सुनाई देता है वो इतनी मधुर आवाज में गा रही होती है कि कवि को उसके शब्द तो समझ में नहीं आते, क्योंकि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहती है उसमें वो गा रही होती है। लेकिन वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि उसको सुनते ही रहता है, और जब वो चला जाता है वहां से, तो भी उसके जो गीत रहते हैं, जो उसकी धुन रहती है, वो उसके कानों में गूंजती रहती है बहुत समय तक। ये इसका ओवरऑल थीम है फ्रेंड, इस कविता की। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं द सॉलिटरी रीपर। फ्रेंड, द सॉलिटरी रीपर को 1805 में लिखा गया था, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1807 में। ये पोएम जो है, इसके 4 स्टेंजा हैं, यानी इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं, जिनमें हर स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। तो ऐसे आप टोटल जोड़ेंगे तो लगभग 32 लाइन्स हो जाएंगी। 4 इंटू 8, 32 लाइन्स। अधिकांश पोएम जो है फ्रेंड, आयम्बिक टेट्रामीटर इस पैटर्न पे लिखी गई है, अधिकांश पोएम। अब ये क्या होता है, ये मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि आयम्बिक क्या चीज होती है और टेट्रामीटर क्या होता है। क्योंकि अगर सारी चीजों का हम इसमें शामिल करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वीडियो लंबा नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बोरिंग सा लगने लगता है, तो हम इसको अलग से करेंगे। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़्यादातर पोएम जो हैं, वो उनके स्वयं के अनुभव पर आधारित हैं, यानी जो उन्होंने खुद देखा। सॉलिटरी रीपर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं इस चीज़ को नहीं देखा, इस घटना को किसी और ने देखा था, और उसके आधार पर उन्होंने ये कविता लिखी। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड कि ये जो सॉलिटरी रीपर, एकाकी फसल काटने वाली लड़की है, ये जिस भाषा में, यानी वहाँ की स्कॉटलैंड की किसी गांव की लोकल भाषा में बात कर रही होती है, यानी गाना गा रही होती है, स्पीकर को वो शब्द समझ में नहीं आते कि वो कौन से शब्द गा रही है, यानी क्या उन शब्दों का अर्थ क्या है। लेकिन उसके गाने का जो अंदाज रहता है, जो मधुरता रहती है, उससे वो मोहित हो जाता है। आइए फ्रेंड, अब हम पहले पोएम को देखते हैं, और इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, और एमसीक्यू भी जो हम सॉल्व करेंगे उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी। बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. ये 8 लाइन का फ्रेंड स्टेंजा है। हम इसको 4 लाइन में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ। पहले तो एक एक शब्द जो कठिन है, इसमें जो कठिन शब्द है उनका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। इसमें जो कठिन कठिन शब्द आए ना, पहले उनका अर्थ देख लेते हैं। तो बी होल्ड का अर्थ है निहारना या ध्यान पूर्वक देखना। यौन का फ्रेंड अर्थ यहाँ निकल रहा है वह, जैसे ही या सी बोलते हैं, ऐसे यौन कह रहे हैं। सॉलिटरी, जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है अकेला, एकाकी। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड आया है हाईलैंड, ये जो पहाड़ी इलाके रहते हैं, जो पहाड़ों पर खेत रहते हैं, पहाड़ी इलाके को कहा है हाईलैंड। लाश, लड़की को कहा जाता है फ्रेंड लाश। रीपिंग में आपको बता चुका हूँ, फसल काटना। मेलैंकोली का मतलब होता है फ्रेंड उदासी, गहरी उदासी। फ्रेंड, स्ट्रेन का अर्थ तनाव भी होता है, और यहाँ पे जो यूज किया है गीत है ना, गाने के रूप में। वैली
अंग्रेजी में एक वर्ड होता है वैली, तो वेल और वैली एक ही बात है, घाटी। प्रोफाउंड का फ्रेंड अर्थ होता है गहरा, गहन, है ना, अगाध, यानी इतना ज्यादा गहरा जिसकी जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सके, उसे कहते हैं प्रोफाउंड। तो ये सारे शब्द जो इस स्टेंजा में आए उनका हिंदी में अर्थ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि लाइनों का अर्थ क्या है। तो कवि कह रहा है फ्रेंड, बी होल्ड हर, सुनो उसको, सिंगल इन द फील्ड, जो अकेली है खेत में, फील्ड यानी खेत, यौन सॉलिटरी हाईलैंड लास, और वह है एकाकी पहाड़ी लड़की। सुनो उसको, वो खेत में अकेली है, वो एकाकी पहाड़ी लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग, जो काट रही है फसल को और गा रही है। बाय हर सेल्फ, यानी अकेली, जो फसल काट रही है और गाना गा रही है अकेली। स्टॉप हियर और जेंटली पास, तो या तो रुक जाओ उसे सुनने के लिए, और या चुपचाप वहां से निकल जाओ ताकि उसे कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो अपना काम करती रहे और गाना गाती रहे। एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, है ना, एलोन मतलब होता है अकेला। तो यहाँ पे आप कवि कह रहा है कि अकेली वो काटती है और अनाज के गट्ठर बांधती जाती है, फसल काटती है और उसको गठान में लगाती जाती है, बांधती जाती, गट्ठर बनाती जाती। एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन, और यहाँ देखिए स्ट्रेन जैसे मैंने आपको बताया कि गाना, गीत के अर्थ में यूज किया, और वो गा रही है कोई उदासी भरा गीत। ओ लिसन, ठीक है ना, आप कभी कह रहा ओ सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, ओ सुनो उस गहरी घाटी में, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और वो जो गाना है उसका वो इस गहरी सी घाटी में पूरी में फैल रहा है, पूरे में गूंज रहा है ना, इज ओवरफ्लोइंग द साउंड। इतना मधुर गाना गा रही है वो कि पूरी घाटी में ऐसा लग रहा है कि उसकी आवाज गूंज रही है, ओवरफ्लो हो रही है। बहुत ही प्यारी सी रचना है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके मन में एक पिक्चर आ जाती, आप बैकग्राउंड में एक पिक्चर भी देख सकते हैं जिसमें एक लड़की है जो फसल काट रही है। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard. In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. ये लाइन्स जो है, पहले इनके जो कठिन शब्द है उनका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं ताकि जब आप पढ़ें इसको तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए और आपको शब्दों का अर्थ समझ में आए। फ्रेंड्स, इस कविता में जो शब्द आया नाइटिंगेल, है ना, नाइटिंगेल एक पक्षी होता है, बुलबुल, जैसा कि इसके ऊपर पिक्चर में हमने देखा था अभी। चौंट का मतलब होता है गाना, है ना, भजन गाना या स्तुति गाने को चौंट कहते हैं, केवल गाने को भी कह सकते हैं। नोट्स गीतों को कहा गया है यहाँ पर। वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, इसका मतलब है थके हुए यात्रियों का समूह, है ना, थके हुए, वियरी यानी होता है थकान, तो थके हुए यात्रियों के समूह, इसको कहा है वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स। हेब्रिजीज जो है फ्रेंड, ये स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर द्वीपों का एक समूह है जिसको हेब्रिजीज कहा जाता है। तो ये जो खास खास शब्द हैं जो थोड़े से कठिन है, इनका अर्थ हमने देख लिया। आइए अब हम पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इस कविता में आप देखें फ्रेंड तो नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, यानी किसी भी बुलबुल ने कभी ऐसा कोई गीत नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian seas, Arabian sands। देखिए सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान, अरेबियन रेगिस्तान ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो किसी भी बुलबुल ने कभी ऐसा सुंदर मधुर गीत नहीं गाया होगा उन थके हुए यात्रियों के समूह के लिए जो अरेबियन रेगिस्तान के बीच में किसी छायादार एक सुनसान इलाके में इकट्ठा होते हैं अपनी थकान को मिटाने के लिए। फ्रेंड, किसी अरेबियन रेगिस्तान में जो थके हुए यात्रियों का समूह
ये इकट्ठा होता है अपनी थकान को मिटाने के लिए किसी सुनसान इलाके में ना। सम सैडी हॉन्ट, सैडी मतलब होता है छायादार, हॉन्ट यानी एक सुनसान इलाका। तो वहाँ पे जो यात्री इकट्ठे होते हैं उनको उनके स्वागत के लिए किसी बुलबुल ने ऐसा मधुर गीत भी नहीं गाया होगा। आगे देखिए फ्रेंड, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। एक ऐसी आवाज जो रोमांचित कर देती है, उसे कभी नहीं सुना गया होगा। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। अब वो कुकू बर्ड से तुलना कर रहे हैं कि बसंत के मौसम में किसी कुकू बर्ड यानी कोयल ना, बसंत के मौसम में किसी कोयल ने भी ऐसा रोमांचकारी संगीत या गीत कभी नहीं गाया होगा जो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो समंदर के मौन को तोड़ दे, समंदर की चुप्पी को तोड़ दे। अमोंग द फारदेस्ट हैब्रिजेस, दूर दराज के द्वीपों के समूह के बीच में समंदर की चुप्पी को तोड़ दे। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में सॉलिटरी रीपर, जो एक अकेली लड़की जो फसल काट रही है और साथ में गाना भी गाती जा रही है, उसकी मधुर आवाज़ की तुलना वो पहले तो नाइटिंगेल से करते हैं कि कोई ऐसी बुलबुल नहीं होगी जिसने अरेबियन रेगिस्तान में थके हुए यात्रियों के समूह को, जो छायादार सुनसान इलाके में इकट्ठा होते हैं अपनी थकान मिटाने के लिए, उनके स्वागत में गाया होगा। या कोई बसंत ऋतु में कोई कोयल ने कोई ऐसा गाना गाया हो जो रोमांच पैदा करता हो, और दूर दराज के द्वीपों के समूह के पास जो समंदर है उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए किसी कोयल ने गाया हो। इससे तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे दो पक्षियों से तुलना कर रहे हैं कि नाइटिंगेल की जो आवाज़ है और कुक्कू बर्ड की जो आवाज़ है, उसको भी ये जो महिला गा रही है उसकी मधुरता इनको भी पीछे छोड़ देती है। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। विल नो वन टेल मी वाट सी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कवि अब कह रहा है कि क्या मुझे कोई नहीं बता सकता है कि वो क्या गा रही है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था इस कविता की कि जो लड़की गाना गा रही है वो स्कॉटलैंड की ग्रामीण भाषा जो है उसमें गा रही है। तो जो व्यक्ति सुन रहा है, जो स्पीकर है इस कविता का, उसे उसके शब्द समझ में नहीं आते कि वो क्या गा रही है। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या कोई मुझे नहीं बता सकता है कि वो क्या गा रही है। तो चूंकि कवि को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो अब वो कवि कह रहा है कि क्या कोई मुझे नहीं बता सकता है कि वो क्या गा रही है। संभवतः वह बहुत सारे संख्या में ऐसे गीतों को गा रही हो जो पुरानी, दुखद और गई बीती चीज़ों की बारे में गा रही हो। एंड बैटल्स लॉन्ग अवे, या किसी युद्धों के बारे में जो बहुत पहले हो चुके हैं। और इज इट सम मोर हम्बली, या कोई एक साधारण सी चीज़ है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या कोई ऐसी साधारण सी चीज़ है जिससे रोज़मर्रा में कोई बात हो जाती है, उसके बारे में गाना गा रही है। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, कोई ऐसा सामान्य सा दिखने वाला दुख है, सामान्य सा होने वाला दुख, घाटा या दर्द है ना। सामान्य से कोई ऐसा घाटा हो जाता है, दर्द हो जाता है, या कोई दुख है ऐसे जो रोज़मर्रा के जीवन में हो जाता है, उसके बारे में गा रही है। दैट हैज़ बीन, जो हो गया है, एंड मे बी अगेन, जो हो गया है और दोबारा हो सकता है। यानी रोज़मर्रा में होने वाले जो दुख होते हैं, छोटी छोटी बातों पे कोई चीज़ के लिए आदमी दुखी हो जाता है, या कोई लॉस हो जाता है, या कोई दर्द है। तो कभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये किस बारे में गा रही है। यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि क्या कोई मुझे बता नहीं सकता है कि ये क्या गा रही है। कोई ऐसा गीत गा रही है जिसमें कि पुराने, दुखद और गई बीती चीज़ों के बारे में, जो उसको दुख है उसके बारे में गा रही है, या बीत चुके युद्धों के बारे में गा रही है। या ऐसा भी हो सकता है कोई सामान्य सी बात हो रोज़मर्रा में जो ज़िंदगी में होती है, ऐसा कोई रोज़मर्रा का दुख हो, दर्द हो, या घाटा हो, कोई नुकसान हो गया हो, उसके बारे में गाना गा रही है। आई फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। वाट एवर द थीम द मैडन sang as if her song could have no ending, I saw her singing
at her work, and over the sickle bending, I listened, motionless and still. And as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. अब यहाँ पे फ्रेंड कवि जो कह रहा है कि वाट एवर थीम, वाट एवर यानी होता है जो कुछ भी, और थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, ठीक है ना। द मैडन, देखिए मैडन का मतलब होता है कुंवारी महिला, एक कुंवारी लड़की, कुंवारी लड़की, इसको कहते हैं मैडन। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, है ना। ये जो ओवर लिखा है फ्रेंड, ये ओवर है, ओवर। और ये जो लिखा है वाट एवर। सिकल का फ्रेंड अर्थ होता है हंसिया, जो फसल काटने के लिए हंसिया होता है उसे कहते हैं सिकल। इस तरह का होता है लंबा सा, है ना, इसको कहते हैं सिकल। मोशनलेस का मतलब होता है गतिहीन। स्टिल का मतलब होता है अचल, स्थिर। माउंटेड यानी होता है चढ़ जाना, किसी चीज पे चढ़ते हैं, जैसे पहाड़ पर चढ़ गए, या कोई घोड़े पे बैठ रहा है तो उसको भी माउंट कहा जाता है। पोर का मतलब यहाँ पे जो है समा लेना किसी चीज को। तो ये जो कठिन कठिन जितने भी शब्द हैं इनका हमने हिंदी में अर्थ देख लिया। आइए अब इस पूरे स्टैंजा का, इन पूरी लाइंस का अर्थ देखते हैं। तो फ्रेंड कवि कह रहा है वाट एवर द थीम द मैडन सेंग, जो कुंवारी लड़की है उसके गाने के पीछे की विषय वस्तु चाहे कुछ भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता है कि इसके गाने का तो कोई अंत ही नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं उसे काम करते हुए गाते हुए देखता हूँ। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और जब वो हंसिया लेकर के नीचे झुक जाती है, आई लिसन, मैं सुनता हूँ, मोशनलेस एंड स्टिल, जब वो हंसिया लेकर के नीचे झुकती है तो मैं सुनता जाता हूँ, और मोशनलेस यानी गतिहीन और अचल हो जाता हूँ, बिना गति के बिल्कुल ऐसा खड़ा रह जाता हूँ, जैसे कोई आदमी भौचक्का रह जाता है कि इतना मधुर संगीत। तो कवि जो है मोशनलेस हो जाता है, स्टिल हो जाता है, वहीं खड़ा रह जाता है। इसके बाद कवि कह रहा है फ्रेंड एज आई माउंटेन अप द हिल, और जब मैं पहाड़ पर चढ़ने लगा, द म्यूजिक इन माई हार्ट बोर, तो वो संगीत जो था वो मैंने अपने दिल में समा लिया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और उसके काफ़ी समय बाद उसकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। तो फ्रेंड्स इस कविता में पंक्तियां जो है इनमें बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा गूढ़ अर्थ भी नहीं है, तो इसको उतना ही सिंपल करके पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलिटरी रीपर फ्रेंड एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने कोई खास कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ना ही कोई ऐसी बहुत ज़्यादा गूढ़ बात कही है। स्कॉटलैंड के हाईलैंड यानी पहाड़ों पर एक कुंवारी महिला है, कुंवारी लड़की है, जो फसल काटती जा रही है अपने सिकल यानी हंसिए से, और वो कवि जो है उसकी मधुर आवाज़ को सुन करके बिल्कुल खड़ा सा रह जाता है, बिल्कुल हिल नहीं पाता। इसका बहुत ही सुंदर सा चित्रण किया है, और लास्ट में कवि ये कह रहा है कि जो गीत मैंने उसका सुना, जो उसकी मधुरता थी, वो मेरे दिल में समा गई, और वो लंबे समय तक जो है उसको याद करता रहा। जब भी कभी उस आंख बंद करता था तो उसके कानों में वो आवाज़ सुनाई देती थी। फ्रेंड्स ये कविता सिंपल है, सरल शब्द है, इसको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, जटिल मत बनाइए, इसको साधारण सरल करके ही पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।